अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा बिन नसीब। आज बेसिकली जो हमने रिकवर कवर करना है वो करना है एक बिजनेस प्रोजेक्ट जिसको हम खुद उसकी एस्टिमेशन करनी है और अंदाज़ा लगाना है कि अगर हम बिजनेस करते तो हमारे क्या क्या खर्चे होते और हमारा क्या इनकम होती। और उस इनकम को हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के थ्रू चेक करना था क्या ये इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें जो है ना इस प्रोजेक्ट को में इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई बिजनेस आता है तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि एस्टिमेट के जरिए। इस तरह ये है कि इसमें रिस्क आपको पता चल जाता है क्या रिस्क है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो क्या आप इतना प्रॉफिट आपका जनरेट हो रहा है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर मैं लेके चलूं तो हम जब भी बिजनेस करते हैं सबसे पहले हम अपने बिजनेस की एक प्रोजेक्ट की एक लाइफ को डिसाइड करते हैं। मैंने जो लाइफ रखी अपने बिजनेस की मैंने रखी 6 साल। 6 साल के अंदर मैंने उसके जो है ना एक सीडीएस की स्टेटमेंट बनाई। सीडीएस बेसिकली उस चीज को कवर कर रहा होता है कि आपके खर्चे कितने आए हैं, आप एक्सपेंसेस कितने आए हैं एक बिजनेस को रन करने में। तो मैंने एक सीडीएस की स्टेटमेंट बनाई और फिर इनकम स्टेटमेंट बनाई। एक पहले मैंने मंथ वाइज चलाऊं और एंड में मैंने एनुअली की है जिस तरह स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है। और फिर जो है ना मैंने एंड पे जाके जब मेरे सारे कैश फ्लोज आ गए 6 साल के, उन कैश फ्लोज की मदद से मैंने जो है ना बिजनेस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किए। और मैंने जो अपना एस्टिमेट लगाया मुझे पता चला कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने ये देखा अगर हम स्टार्ट करें तो, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होता, जीरो इन्वेंट्री, तो मैंने इधर अपनी इन्वेंट्री को जीरो रखा है। जबकि परचेजेस मैंने 3 लाख की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मैंने परचेज की और मेरा क्लोथिंग इन्वेंट्री वो 1 लाख की आएगी। कि मेरा बेसिकली एक क्लोथिंग का बिजनेस है, मैं क्लोथिंग के बिजनेस को लेके चल रहा हूँ, टेक्सटाइल के बिजनेस को लेके चल रहा हूँ। तो टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, यानी कॉटन खरीदा है 3 लाख का। और वो 1 लाख के अंदर मैंने जो है ना रिटेन करके रखा हुआ है ताकि वो नेक्स्ट मंथ के अंदर इस्तेमाल हो सके। ये जो अंदाजा एस्टिमेट मैंने लगाया है डिफरेंट कंपनीज की इंफॉर्मेशन देख के कि वो कितना रॉ मटेरियल, कितने परसेंट रॉ मटेरियल अपने पास रखते हैं और कितने रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है ना अपना एस्टिमेट लगाया है। आप भी इस तरह किसी कंपनी का रेफरेंस लेके उस परसेंटेज के लिहाज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है वो जीरो आ रही है, जबकि मेरी परचेजिंग है 3 लाख की। और जैसे जैसे मैं आगे चलता गया हूँ मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो हो गई और डायरेक्ट मटेरियल मेरा 2 लाख का हो गया। यानी कि अगर मैं 1 लाख को माइनस का 3 लाख के अंदर से 1 लाख माइनस कर दूँ तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगी वैल्यू और वो 1 लाख बनती है। इसी तरह फिर मैंने डायरेक्ट लेबर की अमाउंट एस्टिमेट की। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट से मुराद ये है वो अमाउंट जो आपका लेबर का खर्चा आता है एक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर की प्राइस मैंने माइनस की, फिर हमारे पास निकल के आ जाती है प्राइम कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट से मुराद आप इस तरह ले सकते हैं कि एक मटेरियल का जितना खर्चा होता है बेसिकली उस खर्चे को हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। प्राइम कॉस्ट, सॉरी। प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने एमओएच को ऐड किया। एमओएच बेसिकली जो है ना वो इंडस्ट्री की प्राइस है, इंडस्ट्री की कीमत है, इंडस्ट्री की कितनी कीमत बन रही है। फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना निकाली, उसका मैंने फार्मूला लगाया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने का। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने का बेसिकली जो मैंने फार्मूला लगाया वो ये लगाया कि प्राइम कॉस्ट के अंदर जब मैंने एमओएच निकाल डाली ऐड की तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। मेरे जो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है वो मेरे पास निकल के आ गया, जिसे हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। फिर मेरा जो जो फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था तो उसके अंदर स्टार्ट पे तो उधर मशीनरी के अंदर कोई क्वार्टर नहीं था पड़ा हुआ, तो इस वजह से इसके भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जीरो हो गया। जबकि लास्ट में मैंने 15,000 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को रखा है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को मैंने 2,45,000 जो है ना मेरी निकल आई। जब हमने 15,000 को इसके अंदर ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सॉरी माइनस किया, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई।
अभी जब मेरे पास फिनिश गुड्स हो गए, तैयार हो गए, आ गई, मैंने सेल्स की 55,000 की जो है ना मेरी चीजें नहीं बिकी, जो कॉस्ट थी उनकी तो वो नहीं सेल हुई, बाकी सारी अब मैंने सेल कर दी। और मैंने टोटल जो है ना 1,90,000 की जो प्रोडक्ट जिनका जिनकी कीमत लागत जो मुझे आई वो आई 1,90,000, उतने की मैंने चीजें सेल की। इसी तरह मैं मंथ वाइज आगे बढ़ता गया। बेसिकली हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। तो मैंने जैसे स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो रहा है, तो मैंने जो है ना 1 लाख इधर से ले लिया। अब 1 लाख लेने के बाद मैंने जब इस पे डिवाइड किए, 1 लाख के अंदर मैंने परचेजेज अपनी 1 लाख कर दी, क्योंकि बिजनेस के स्टार्ट पे मुझे एक दफा ज्यादा परचेजेज करना पड़े स्टार्ट पे, लेकिन अब मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि मैंने पूरा साल 1-1 लाख लेकर चलता जाऊंगा। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो स्क्रीन पे 1 लाख ही नजर आ रहा होगा आपको। तो 1 लाख मैं लेके चलता गया, और मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को 98,700 कर दिया। इसी तरह मेरी जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1,58,000 आ गई। इसी तरह मैं मंथ वाइज जब चलता गया, तो मैंने जो है ना अपना एनुअल जो है ना, बेसिकली मेरा मंथ स्टार्ट हो रहा था मार्च के अंदर और खत्म होगा 1 साल के बाद, यानी अकाउंटिंग ईयर जिसे हम कहते हैं या एनुअल ईयर कहते हैं, वो मेरा फरवरी के अंदर खत्म हो रहा है। तो एनुअल ईयर में देखें तो मेरी जारी बात है ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी। फिर मेरी परचेजेस जो 14 लाख की हुई। 86,000 मेरी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि क्लोथिंग इन्वेंट्री थी। और 13,13,405 के जो है मैंने डायरेक्ट मटेरियल को यूज किया है। मटेरियल को 1 साल के अंदर मेरा इतना यूज हुआ है। और 5,40,000 बेसिकली जो है ना हमारे पास आ जाता है। हमारी एमओ है, हमारा जो है ना जितनी भी एमओ एच लगी है, जितनी मशीनरी कॉस्ट लगी है, जितना लेबर लगा है, उसकी कीमत जो है ना वो मेरे पास 5,40,000 आ गई। और मेरे पास जो है ना ये मेरे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग जो है ना कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट 18,53,000। इसके अंदर मैंने जो है ना अपनी फैक्ट्री का एमओएच लगाया जब 1,80,000, जो कि पुरानी तमाम मंथ की जो है ना आप कह सकते हैं कि पुराने तमाम मंथ की कैलकुलेशन को हमने ऐड किया है, और हमारे एमओएच पूरे साल का निकल आया। इधर फार्मूले के अंदर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं सम D11 रेशियो 11। जब हम एक्सेल पे ये फार्मूला लगाते हैं तो ये पूरे पिछले साल के मंथ को इन्होंने ऐड कर दिया। और मेरे पास टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग को निकल गई वो 20,33,405 आई। इसको मैं आगे लेके चलता जाऊँ तो 34,000 मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, वो माइनस की तो मेरा आ गया 19,99,405। और 57,000 की फिर मैंने फिनिश गुड की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री रखी हुई थी उसे भी माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 19,42,405। ये मेरा पहले साल का सीरियस निकला है, जो कि मैंने अप्लाई करके लगाया हुआ है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ आए, इसी साल की इनकम स्टेटमेंट के अंदर मुझे जो पहले साल मैंने बेसिकली, क्योंकि मेरा बिजनेस टेक्सटाइल का है, मैंने टेक्सटाइल बनाना है मैं अपने बिजनेस के अंदर, तो मेरे दो जो है ना बेसिकली कस्टमर्स बनेंगे, दो ऐसे लोग बनेंगे जिन्हें मैं अपना सामान प्रोवाइड करूंगा। एक तो मेरा डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू जिसे मैं हैंडल कर सकता हूँ एक बकायदा शॉप बना के, और दूसरा बिजनेस को प्रोवाइड करना, जिस तरह खाड़ी वगैरह हैं ये भी पीछे से टेक्सटाइल खरीदते हैं और आगे फिर उनको जो है ना क्लोथिंग के अंदर कन्वर्ट करके आगे सेल करते हैं। तो मैं बिजनेस टू कंज्यूमर भी सेल करूंगा और B2B भी सेल करूंगा। अब मेरा B2B जो है ना वो थोड़ा सा कम है, लेकिन B2C में मेरी ग्रिप अच्छी रखी है मैंने, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं B2C बेहतर कर सकता हूँ, या अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाह रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, मैं उसका B2C कर दिया, उसकी ज्यादा रख दी, तो मेरी नेट सेल्स निकल के आ गई। नेट सेल्स बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया और मैंने टोटल निकाल लिया। अब मेरे सीरियस जो है ना वो अगर आप देखें तो इसको मैंने रेफरेंस दिया हुआ है पिछले जो मैंने अभी सीरियस की स्टेटमेंट बनाई है उसको रेफरेंस रख के, और मैंने इधर सीरियस को कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने सीरियस को कन्वर्ट किया है, और सीरियस के अंदर से हमने जब नेट सेल के अंदर से सीरियस को माइनस किया, हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर हमने बिजनेस को रन करने के दौरान हमारे पास जारी बात है एक प्रोडक्ट को बनाने के अलावा भी और भी खर्चे होते हैं हमारे। उन खर्चों को मैंने उन एक्सपेंसिव को जब माइनस किया तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 37,812.50। अब हमने इसी तरतीब के साथ 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 मैंने पूरे साल का निकाला, और लास्ट पे मैंने एनुअल जो है ना उसे लेके आ गया।
अब अगर एनुअल हम देखें तो एनुअल मेरा जो है ना बन रहा है, जो बी टू बी बन रहा है वो 19,14,000 की मेरी सेल्स बन रही है। जबकि जो B2C है, क्योंकि मेरी इस पे ग्रिप ज्यादा है, तो मैं इसे 24,24,000 की मैंने सेल्स बना ली। ये एक एस्टिमेट है, ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इस एस्टिमेट से आपको फायदा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। अब मेरी जो टोटल नेट सेल्स बन रही है वो 43 लाख बन रही है। इसी तरह मैं जब आगे चलता जाऊंगा तो मेरा नेट इनकम जो निकल के आएगी वो 10,50,000 है। इसी तरह मैंने सीडीएस निकाला, अगले साल का सीडीएस। और अगले साल का सीडीएस जब मैंने मंथली बेस पे सेम उसी तरीके से, सेम उसी टेक्निक से जब मैं फाइंड करता गया हूँ, तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को, एमओएच, एफओएच भी आप उसे कह सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कोई भी आप नाम दे सकते हैं उसको। जब मैंने फाइंड करने के बाद माइनस करता गया हूँ, हल करता गया हूँ, तो मेरे पास सीडीएस निकल के आ गया अगले साल के पहले महीने का। लेकिन क्योंकि पिछले साल के स्टार्ट में मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, क्योंकि मेरा बिजनेस चल नहीं था रहा। लेकिन इस दफा अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्रीज को देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज मेरी इंक्रीज होती जा रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि पिछले साल मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, कुछ ऐसा सामान था जो मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, वो अब इस साल के ओपनिंग इन्वेंट्री में आ जाएगा, तो हमने उसे ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर दिया। अगर आप देखें, दो 34,000 इसके अंदर जो है ना मैंने रखा है 57,000। ये बेसिकली आपका, ये मेरी पिछली, अगर आप देखें ना, ये पिछली सीडीएस से रेफरेंस लिया हुआ है। पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बना दी है। इसी हिसाब से जब मैं चलता गया हूँ, मैंने मेरी इनकम स्टेटमेंट निकाली और मेरा दूसरे साल का जो प्रॉफिट आया बेसिकली वो 14,37,000 आया। अब अगर मैं सीडीएस पे हूँ, अगले साल के सीडीएस पे इसी सेम टेक्निक के साथ जब मैं सीडीएस फाइंड करता गया हूँ, और दो मेरे पास बड़े आराम से, क्योंकि बेसिकली ये एक्सेल आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, आप फार्मूला लगा देते हो तो ये खुद ब खुद एस्टिमेट करता जाता है, चीज़ों को एस्टिमेट अंदाजा लगाता जाता है, और आपको बताता जाता है कि आपको साल के एंड पे कितना प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप फार्मूले लगाते जाएंगे तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। आपने सिर्फ फर्स्ट मंथ का या सेकंड मंथ का तक कर देते हैं, फार्मूले अप्लाई कर देते हैं, तो वो इजीली आपको बताता जाता है। अब इसके अंदर क्योंकि ये रियलिटी की बेस पे नहीं होता, रियलिटी में इन्फ्लेशन आ जाता है, कोई और चीजें आ जाती हैं, ये एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन एक अंदाजे की हद तक ये बहुत बेहतरीन जो है ना मेथड है, जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट का पता चला सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अब अगर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएं तो मेरा दो तीसरे साल का जो इनकम आई है तीसरे साल की, उस इनकम हम देखें तो वो आई है 17,46,000 रुपये। इसी तरह मैंने नेक्स्ट मंथ का सीडीएस और इनकम स्टेटमेंट निकालता गया हूँ, और इसी रूटीन के साथ मैंने 6 साल को जो है ना लेके चलता गया हूँ, जिसके थ्रू मेरे मेथड से मेरी ये सारी की सारी स्टेटमेंट तैयार हो गई है, और इनकम स्टेटमेंट बन के मेरी आ गई। अब इनकम स्टेटमेंट मेरी जो एंड तक, जब मैंने लास्ट ईयर का मैं अगर अपना प्रॉफिट बताऊं, मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट 22,92,000 बन रहा है। यानी कि 6 साल बाद जब मेरा प्रॉफिट की रूटीन हो जाएगी, वो तकरीबन 22 लाख तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये मेरा एस्टिमेट है कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा, इन कंडीशन के अंदर आप अपना एस्टिमेट अलग सेपरेटली कर सकते हैं, कि आपका बिजनेस का आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आप बांधोगे ये इसके लिए, तो आपका नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम हो सकता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं एस्टिमेट, आप उस प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, अपनी जो है सीडीएस को कम कर दें, और सेल्स आपकी जारी बात है उस हिसाब से कम हो जाएंगी, क्योंकि आप उतना सामान नहीं बना रहे, ना उतना सेल हो रहा है, तो ये आपके प्रॉफिट को कम भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जरिए के तरफ। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिकली 4 तरह के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम करने जा रहे हैं। जो पहला हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आएगा वो हमारा आएगा ARR की कैलकुलेशन, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब बेसिकली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो आप इस तरह कह सकते हो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट की एवरेज पे। बार अगर आप बार बार दो तीन दफा इन्वेस्ट करते हो एक बिजनेस के ऊपर, तो आपको एस्टिमेट हो जाता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, उसकी एवरेज ये निकल के आ रही है, और उस एवरेज के ऊपर आपको जितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है वो आपको पता चल जाता है ARR की कैलकुलेशन के थ्रू।
अब अगर हम ARR की कैलकुलेशन की तरफ चलें तो बेसिकली ये जो मैंने स्टार्ट पे लिए हुए हैं ये मेरे ईयर्स आ रहे हैं साइड पे, जबकि ये कैश फ्लोस हैं जो कि मुझे पता चले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 से 24 के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 से 25, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 से 26, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 से 27, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 से 28, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28 से 29। ये बेसिकली 23 से 24 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इन ईयर्स के अंदर मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैंने इनकम स्टेटमेंट से निकाला है, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सीडीएस की स्टेटमेंट बनाई है, उससे मेरा बेसिकली निकला है, वो सारी अमाउंट्स को मैंने इधर राइट डाउन कर दिए। अब अगर मैं निकालूं कमुलेटिव कैश फ्लोज भी मैंने निकाला हुआ है आगे, अगर आप देखें रेट ऑफ रिटर्न निकाला हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। प्रेजेंट वैल्यू जो है ना ये एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। अभी हम फिर फिलहाल जो है ना ARR को स्टार्ट करते हैं कि ARR को मैंने किस तरह की है। अगर आप देखें ना, क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन को पहले माइनस कर चुका हूँ। अगर आप डेप्रिसिएशन को स्टार्ट पे नहीं माइनस कर रहे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं माइनस कर रहे, क्योंकि बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपको उधर ही उसे माइनस करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको इधर पहले अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एवरेज निकालनी पड़ेगी विदाउट विदाउट डेप्रिसिएशन। फिर आप डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं चूंकि काट चुका हूँ पहले डेप्रिसिएशन माइनस, तो मेरा जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ये आया 14,74,433 रुपये। अब बेसिकली अगर मैं आपको ये दिखाऊं ये मैंने फाइंड किस तरह किया है, तो ये मैंने फाइंड इस तरह किया कि जो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर आए हैं कैश फ्लोज के अंदर, मैंने उन्हें डिवाइड किया टोटल ईयर्स पे, जितने ईयर्स तक मुझे कैश फ्लो आया है। तो जब मैंने उसे डिवाइड किया, अगर आप इधर फार्मूला लगा देखें तो D7 + 2 D18 16, यानी मैंने D7 से D16 तक मेरे कैश फ्लो से मैं उन सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स पे। नंबर ऑफ ईयर मेरे पास 6 आए हैं, मैंने 6 पे डिवाइड किया और मेरा बना 14,74,337 रुपये। जबकि एवरेज इन्वेस्टमेंट जो मेरी हुई है वो बेसिकली 2 ईयर्स में हुई है, स्टार्ट पे 60 लाख हुई है और बाद में 6,62,500 हुई है स्टार्ट पे। जो मेरे एंड पे मेरी डिस्पोजेबल वैल्यू है वो बेसिकली आपको अर्न हो रहा होता है आपके मशीनरी से जो आपने खरीदी थी। तो वो मशीनरी भी आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, आपने क्योंकि इन्वेस्ट की है वो मशीनरी, तो वो मशीनरी की मेरी डिस्पोजेबल वैल्यू दो मेरी इन्वेस्टमेंट बन रही है। तो मैंने इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अगर आप यहाँ देखो D4 + D11 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा ये एवरेज इन्वेस्टमेंट टू अर्न दैट प्रॉफिट, मेरी ये इन्वेस्टमेंट आ गई। और जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 44% जो है टोटल, आप कह सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे 44% का रिटर्न मिला है एनुअली। एवरेज के तौर पे मुझे 44% मिला है, 44% से ज़्यादा भी मिला है, कम भी मिला है, लेकिन एवरेज जो है ना मुझे 44% हर साल के साल मुझे प्रॉफिट होता रहा है। ये बेसिकली आपको ये आज़ाद ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमारा जो दूसरा मेथड आता है वो आता है पे बैक पीरियड, यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको कितनी देर में रिटर्न होगा। अब उस रिटर्न को देखने के लिए हमें जो है ना कमुलेटिव कैश फ्लो निकालना पड़ता है। वो कमुलेटिव कैश फ्लो जो है ना हमें ये बता रहा होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब कितनी रह गई है जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई। यानी हम प्रॉफिट को माइनस करते जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो हमारे पास कमुलेटिव कैश फ्लो एक तैयार हो जाता है। अगर आप कमुलेटिव कैश फ्लो के अंदर देखें, जब मैंने 60 लाख में से 1 लाख 10,50,000 माइनस किए तो मेरे पास 49,49,886 आ गए। इस तरह मैं माइनस करता गया तो मेरा फोर्थ ईयर के अंदर रिटर्न पॉजिटिव हो गया, यानी 3 साल के अंदर मुझे रिटर्न यानी चौथे साल के अंदर जाके मुझे रिटर्न मिलना लग पड़ा। यानी 4 साल और कुछ महीने के अंदर मेरा प्रॉफिट मुझे रिटर्न होने लग पड़ेगा। मैं ये एस्टिमेट लेके अगर चलूं तो 4 साल तो मेरे कंफर्म हो गए। इस वजह से पे बैक पीरियड के अंदर मैंने 4 साल वो ऐड की। 18 अगर आप देखें तो ये एट जो है ना मेरा ये बन रहा है 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स प्लस मैंने इसमें किया है E7, यानी कि मेरा ये जो आपका वो अमाउंट जो अभी तक मुझे रिटर्न नहीं हुई, यानी पहले वाली अमाउंट तो मुझे रिटर्न हो चुकी है। 3 साल के अंदर जो मुझे अमाउंट रिटर्न हुई है वो मैंने सेव करके रख ली।
अब 14 साल के अंदर जो अभी अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट में रिसीव होना बाकी है, मैंने उसे डिवाइड किया टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जो मुझे चौथे साल के अंदर हुआ है। जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास एक पॉइंट्स की शक्ल में डिजिट आ गए जो मुझे एक्सप्लेन कर दें कि 4 साल के बाद इतने महीने बाद मुझे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास 4.85 आ रहा है। जब 4.85 के अंदर से मैंने 4 को माइनस किया तो 0.85 बन रहा है, यानी कि 4 इयर्स लगेंगे और मंथ को हम देखें तो 10 मंथ, यानी 4 साल और 10 महीने के अंदर अंदर मैंने जो 60 लाख इन्वेस्ट किया वो मुझे वापस रिसीव हो जाएगा। तो ये पे बैक पीरियड था। पे बैक पीरियड हमें उस टाइम पीरियड का बताता है जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट आपको टोटली रिसीव हो जाएगी, यानी कि आपके जितनी आपने इन्वेस्ट किए वो टोटल के टोटल पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है पे बैक पीरियड। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएं, आगे हमारा तीसरा जो मेथड आता है वो आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें ये चीज को बता रहा होता है कि हमारी जो फ्यूचर के अंदर जो कैश फ्लोज होंगे, अगर हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आज हमें क्या प्रॉफिट होगा, वो हमें प्रेजेंट के अंदर जो है ना प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ रही है 6,41,000, यानी कि मैं 6,41,000 मुझे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ जो यही समझा जाए कि आज मेरे पास 6,41,000 मौजूद हैं अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो। ये बेसिकली आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बता रही होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक फार्मूला जिसे आप कह सकते हो कि फ्यूचर वैल्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न आप एस्टिमेट करते हो। आज गवर्नमेंट का रेट ऑफ रिटर्न ये चल रहा है, ये मार्केट के अंदर ये रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप इतना रिटर्न एस्टिमेट करते हो। उस रिटर्न को हम कह देते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी हर्डल रेट हम कह देते हैं। वो मैंने 15% रखा है। 15% रखने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स की हम पावर रखते हैं, उस पावर को रखते हुए जिस तरह ये आप देख सकते हैं मेरे फार्मूले के अंदर D5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E5 पावर A5, ये मैंने रख के चलता गया हूँ। और मैंने जो है ना टोटल अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू इसी हिसाब से मैंने प्रेजेंट वैल्यू हर साल की काउंट की। जब मेरे पास हर साल की जो है ना प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मैंने उसे माइनस किया है इन्वेस्टमेंट से। जब यानी कि मैंने ये मुझे कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं जो मेरे प्रॉफिट आ रहे हैं, जबकि मैंने एक इनफ्लो भी तो किया है अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो इनफ्लो को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो जितने भी आउटफ्लोज हैं कैश के उन सबको ऐड किया और माइनस मैंने कर दिया अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को। तो मेरे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6,41,662। इस तरीके से मैंने जो है ना अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है। अब अगर हम आईआरआर की तरफ चलें तो आईआरआर बेसिकली हमें बता रहा होता है कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी परसेंटेज के ऊपर जीरो हो जाएगी, यानी वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए, जिसके बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न कम अज कम जो मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए वो 18.347% होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर के अंदर या इसके अंदर आईआरआर के अंदर शो हो रहा है उससे कम है, तो इसका मतलब यह है कि वो इन्वेस्टमेंट सेफ है। इसका मतलब यह है कि वो इन्वेस्टमेंट वो जो आपने एस्टिमेट किया हुआ है वो इतना गलत नहीं है, वो कैलकुलेशन आपकी ठीक है काफी हद तक। आईआरआर बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके को शो कर रही होती है। इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न आपको जो है ना खुद ही फाइंड करना पड़ता है। आप जो है बेसिकली वही नेट प्रेजेंट वैल्यूज आप रेट ऑफ रिटर्न के साथ कनेक्टेड कर देते हो। जैसे ही आप रेट ऑफ रिटर्न को चेंज करोगे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम 0.14 आ रही है, वो भी मैं 5 डेसिमल प्लेस तक गया हूँ तो मेरी इतनी आ रही है। अगर मैं इससे भी ज्यादा बढ़ता हूँ तो वो मेरी जो आप कह सकते हैं डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से वो फाइंड करना मुश्किल होता है अगर और काम और ज्यादा। तो मैंने उतना मुश्किल नहीं किया, मैंने आसान रखते हुए 5 डेसिमल प्लेसेस तक गया हूँ। आप जितने तक जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो इसी तरह मेरा आईआरआर जो निकल गया है वो 18%, 18.3047 9% मेरा आईआर फाइंड हुआ है।
तो ये जो बेसिकली मेरा एक्सप्लेनेशन थी आज के लिए कि मैंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे लेके चलूंगा। और अगर ये मैंने चारों मेथड किए और मेरे चारों मेथड मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर मैं इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो आप भी इसी तरह अपने डिफरेंट जनरल प्रोजेक्ट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही लेके चलते हैं, आगे इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।